देखिए, आपके सोचिए कि फ्रंट पॉकेट में 100 रुपये रखे हुए हैं, ओके। और भारत में जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन है, वो कितना है? 7% है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो कि है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, या फिर बोला जाता है सकल घरेलू आय। देखिए, आपको अक्सर जीडीपी वर्ड न्यूज़ में या फिर रियल लाइफ में आपको सुनने को ज़रूर मिलता होगा, और एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको जीडीपी क्या होती है ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर देखिए फ्रेंड्स, हम अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं, आपको मज़ा आने वाला है, और 101% इस वीडियो को देखने के बाद में जीडीपी को लेकर आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जीडीपी क्या होती है? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में हम समझेंगे। ये आपको भारत का मैप दिख रहा है। भारत की सीमा में किसी एक वर्ष के अंदर बहुत सारी वस्तुओं का भारत के अंदर उत्पादन होता है, जैसे कि फ्रीज, मोबाइल। अगर फूड सामानों की बात करें तो आटा, कंस्ट्रक्शन सामानों की बात करें तो जैसे कि सरिया, सीमेंट, ठीक है। साथ ही साथ भारत के अंदर जो भी सर्विसेज दी जाती है एक साल के अंदर, जैसे कि डॉक्टर अपनी सर्विस देता है, वकील अपनी सर्विस देता है, एक टीचर अपनी सर्विस देता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी फिनिश्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज के मूल्य का योग ही क्या होता है? जीडीपी होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात करी है। फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसा प्रोडक्ट जिसका उपभोग हो गया हो, मतलब मार्केट में वो प्रोडक्ट बिक गया हो, उसे हम क्या बोलेंगे? फिनिश्ड प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे एक साल के अंदर भारत की सीमा के अंदर उत्पादित फिनिश्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज के मूल्य का योग ही क्या होता है? जीडीपी होता है। क्लियर? अब देखिए, ये सर्विसेज और प्रोडक्शन भारतीय द्वारा किया जा रहा हो या विदेशी द्वारा किया जा रहा हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस भारत की सीमा के अंदर होना चाहिए। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए फ्रेंड्स, आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पूरे देश में एक एक सामानों की डिटेल गवर्नमेंट को कैसे मिलती होगी, या जो भी सर्विसेज दी जा रही होगी उसकी एक एक की डिटेल गवर्नमेंट के पास कैसे पहुंच रही होगी। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट तरीके से देखिए, गवर्नमेंट के पास तो डिटेल होती ही नहीं है। गवर्नमेंट के पास जो टैक्स भरा जाता है बस उसी की डिटेल होती है। अब जो डॉक्टर अपने गली मोहल्लों में सर्विसेज दे रहा है, या जो टीचर देखिए अपने आसपास अपनी सर्विसेज दे रहा है, वहाँ से अर्न कर रहा है, या रेडी पटरी या सड़कों के पास मिलने वाले जो छोटे मोटे हैंडमेड प्रोडक्ट होते हैं जो वहाँ पर बिकते हैं, उनकी डिटेल तो गवर्नमेंट के पास होती नहीं है। बस गवर्नमेंट के पास जो टैक्स जमा होता है, बस उन्हीं वस्तुओं या सर्विसेज की डिटेल जानकारी जो होती है गवर्नमेंट के पास होती है। चलिए फ्रेंड्स, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, ये कोई एक देश है। यहाँ पर पहले साल जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बिका वो कितना बिका? 1 लाख का बिका। कुल जो सर्विसेज दी गई वो कितनी दी गई? 1 लाख की दी गई। तो यहाँ की देखिए जीडीपी कितनी हो गई है? 2 लाख की जीडीपी हो गई। इसी के देखिए दूसरे साल फिनिश्ड प्रोडक्ट से जो इनकम हुई वो कितनी हुई? 90,000 हुई। मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो मार्केट में बिका वो कितना बिका? देखिए 90,000 का बिका। और जो सर्विसेज दी गई देखिए उससे इनकम कितनी हुई? 1,20,000 की इनकम हुई। तो सर्विसेज दी गई 1,20,000 की, फिनिश्ड प्रोडक्ट से हुई देखिए 90,000, तो टोटल जीडीपी कितनी हो गई? 2,10,000। पहले कितनी थी? 2 लाख थी। दूसरे साल कितनी हो गई? 2,10,000 हो गई। 10,000 से देखिए जीडीपी बढ़ गई, मतलब जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर कितनी निकल कर आई? 5% की निकल कर आई। तो फ्रेंड्स, अक्सर आपको देखिए ये वर्ड देखने को मिलता होगा कि जीडीपी ग्रोथ इतने इतने परसेंट से बढ़ गई या इतने इतने परसेंट से कम हो गई। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए, जीडीपी ग्रोथ जो है ये ईयरली भी कैलकुलेट की जाती है और क्वार्टरली भी, मतलब तिमाही भी, ठीक है। क्वार्टरली में देखिए पिछले साल के उसी क्वार्टर के साथ में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कि इस साल अप्रैल से लेकर जून जो पहली तिमाही होती है उसमें जीडीपी अगर ग्रोथ निकालना है तो पिछले साल के अप्रैल से लेकर जून के साथ में उसका कंपैरिजन किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि पिछले साल से क्यों कंपैरिजन किया जाता है? जो लास्ट पिछले 3 महीने निकले उनके साथ कंपैरिजन करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में टाइम टू टाइम सीज़न चेंज होता है। जैसे कि गर्मी का सीज़न आया, बारिश का आया, तो बारिश के सीज़न में क्या होता है कि जो इकोनॉमी होती है वो अच्छी तेज़ रफ्तार नहीं पकड़ पाती है। बारिश के कारण देखिए कहीं पर क्या हो गया, कहीं पर बाढ़ आ गई, तो बहुत सारी समस्या रहती है। पर जैसे ही बारिश जाती है, दिवाली का सीज़न आता है, क्रिसमस का सीज़न आता है, तो मार्केट में एक देखिए अलग ही आपको बूम देखने को मिलता होगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को जुलाई, अगस्त और सितंबर से कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसीलिए देखिए सीज़न से सीज़न को कंपेयर किया जाता है।
तो पहली तिमाही मतलब अप्रैल, मई और जून को पिछले साल के अप्रैल, मई और जून से कंपैरिजन किया जाता है। क्लियर? तो हाल ही में अभी आपने सुना होगा कि भारत की देखिए चालू वित्त वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें पहली तिमाही के आंकड़े अभी गवर्नमेंट ने जारी करे हैं, जिसमें जीडीपी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में आई है, -23%। तो समझ गए होंगे आप। इसको कंपैरिजन किससे किया है? 2019 के अप्रैल, मई और जून के साथ में। और इस साल 2020 में अप्रैल, मई और जून में क्या हो रहा था आप सभी को पता ही है, लॉकडाउन लगा हुआ था। ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हमको देखने को नहीं मिली, कोई भी सर्विसेज यहाँ पर देखने को नहीं मिली, सब कुछ ठप पड़ा हुआ था। और इसी के विपरीत 2019 में प्रोडक्शन भी अच्छे से हो रहा था और सामान भी अच्छे से बिक रहा था, सर्विसेज भी अच्छे से दी जा रही थी। तो उसके साथ कंपैरिजन हुआ तो स्वाभाविक बात है कि वो नेगेटिव में जाना था। तो फ्रेंड्स, चालू वित्त वर्ष में जो हाल ही में अभी पहली तिमाही के आंकड़े जारी किए गए हैं जिसमें जीडीपी ग्रोथ -23% आई है, तो अब ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में सरकार को क्या करना चाहिए? जब जीडीपी ग्रोथ इतनी नेगेटिव जा रही है तब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? तो सरकार से ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने की उम्मीद होती है। सरकार कारोबारियों को अलग अलग स्कीमों के माध्यम से ज़्यादा पैसा देती हैं, इससे आर्थिक ग्रोथ बढ़ने में मदद मिलती है। चलिए पिछले 4 सालों के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े हम डिस्कस करते हैं और आपको अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 2016-17 में देखिए जो जीडीपी ग्रोथ थी वो कितनी थी? 8.3% थी। तो इसको देखिए किससे कंपैरिजन किया गया होगा? 2015-16 से। ओके, 2017-18 में जीडीपी ग्रोथ रही कितनी? 7%। 18-19 में देखिए जीडीपी ग्रोथ कितनी रही? 6.1%। और 19-20 में देखिए कितनी रही? 4.2%। ये जीडीपी ग्रोथ रही। ये ईयरली हम बात कर रहे हैं। तो देखिए 2016-17 से कंटिन्यूसली भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो कम हो रही है। देखिए हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष के लिए जो जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव में जाने की बात कही है। देखिए बहुत सारे बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने भी कहा है कि भारत की जो वर्तमान स्थिति है, भारत की जो वर्तमान इकोनॉमी है उसको रिकवर करने में दूसरे एशियाई देशों से ज़्यादा समय लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया अच्छे से? अब देखिए जीडीपी जो है इसकी कैलकुलेशन 2 टाइप से की जाती है। जीडीपी की गणना 2 टाइप से की जाती है। आपने नाम भी सुना होगा, एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। तो क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नॉर्मल कैलकुलेशन, नॉमिनल जीडीपी, नॉर्मल कैलकुलेशन मतलब इसके अंदर देखिए बहुत साधारण सा कैलकुलेशन होता है। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है और जो सर्विसेज दी गई है उनके कुल मूल्यों का योग। ठीक है, ये हो गया नॉमिनल जीडीपी। गवर्नमेंट जो हमें आंकड़ा देती है वो नॉमिनल जीडीपी का ही आंकड़ा देती है जिसके अंदर नॉर्मल सी गणना की जाती है। देखिए नॉमिनल जीडीपी में कोई भी इन्फ्लेशन जो होता है वो माइनस नहीं होता है, महंगाई दर जो होती है वो माइनस नहीं की जाती है। अब इन्फ्लेशन महंगाई दर क्या होती है इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आपके सोचिए कि फ्रंट पॉकेट में 100 रुपये रखे हुए हैं, ओके, और भारत में जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन है, वो कितना है? 7% है। पर जब आप एक साल बाद उसको देखोगे तब देखिए वो 100 रुपये आपके 93 रुपये हो जाएंगे। मतलब उसकी जो परचेसिंग पावर होगी वो सिर्फ 93 रुपये की होगी। आपको लग रहा है कि 100 रुपये रखे हुए, बट उनकी क्षमता जो है वो अब 93 रुपये की हो गई है। मतलब कोई भी 93 रुपये का सामान ही वो खरीद सकते होंगे, क्योंकि 7% क्या थी? महंगाई दर थी। क्लियर हुआ ये चीज़ आपको? तो देखिए ये महंगाई दर जो होती है ये नॉमिनल जीडीपी में से माइनस नहीं की जाती है। अब हम आते हैं देखिए रियल जीडीपी की तरफ। रियल जीडीपी में देखिए क्या होता है, इन्फ्लेशन को माइनस किया जाता है। इसलिए रियल जीडीपी जो होती है थोड़ी सी देखिए इसके अंदर ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। और गवर्नमेंट जो हमें डेटा देती है वो कौन सा देती है? नॉमिनल जीडीपी का डेटा देती है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होता है वो डेटा हमें नहीं मिलता है। और किसी भी देश की देखिए सही स्थिति जो है वो उसकी रियल जीडीपी से पता लगती है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी से बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, रियल जीडीपी से पता चलता है। रियल जीडीपी की विश्वसनीयता जो होती है वो ज़्यादा होती है नॉमिनल जीडीपी से। रियल जीडीपी के देखिए वैल्यू जो होगी वो हमेशा कम होगी नॉमिनल जीडीपी से। क्लियर हुआ? तो ये देखिए एक 2 टर्म थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा सेक्शन और डिस्कस करते हैं नेशनल इनकम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक छोटी सी टर्म आपको क्लियर होना ज़रूरी है, वो है डिप्रिसिएशन की। डिप्रिसिएशन क्या होता है? अब देखिए हमने बात करी कि भारत के अंदर बहुत सारे देखिए सामानों का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए देखिए बहुत सारी मशीनरी यूज़ हो रही होगी, है ना। तो देखिए एक साल के अंदर उन मशीनों में बहुत सारी टूट फूट होती है, मशीनों की देखिए घिसावट हो जाती है, तो मतलब वैल्यू जो है वो उसकी घट गई।
मशीन की वैल्यू 1 साल के अंदर कम हो गई, यही क्या हुआ, डिप्रिसिएशन हुआ। क्लियर हुआ अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जीडीपी की बात करी थी। जीडीपी क्या, भारत की सीमा के अंदर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है और जो सर्विसेज दी गई है उनके मूल्य का कुल योग क्या होता है, जीडीपी होता है। तो जब जीडीपी में से इस डिप्रिसिएशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है मूल्यह्रास, उसको माइनस किया जाता है, तब क्या आता है हमारे पास में, एनडीपी आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो क्लियर हुआ, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद आता है देखिए जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पर नेशनल, देश के नागरिक की बात हो रही है, तो देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय, चाहे वो विदेश में क्यों ना हो। तो देखिए जीडीपी जो अभी हमने कैलकुलेट करा, पूरा अच्छे समझा इसको, प्लस मान लेते हैं कि एक्स जो है ये देखिए वो व्यक्ति हैं जो विदेश में धन अर्जित कर रहे हैं, तो उसको शामिल करना पड़ेगा। यहाँ पर भारतीय की बात आ रही है, ठीक है, भारत की सीमा की बात नहीं आ रही है। भारतीय द्वारा अर्जित आय, चाहे वो भारत की सीमा में हो चाहे वो भारत की सीमा के बाहर हो, तो उन्हें शामिल करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, एक्स है, तो यहाँ पर जीडीपी प्लस एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए जीडीपी में हमने कैलकुलेट करा था कि भारतीय सीमा के अंदर, भारतीय द्वारा चाहे विदेशी द्वारा, तो उन विदेशियों को माइनस करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि एम जो है ये विदेशी द्वारा भारत की सीमा के अंदर अर्जित आए हैं, तो इसको हम माइनस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, जीएनपी आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आया आपको। जीडीपी में देखिए प्लस एक्स करा, एक्स क्या है, भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित आय, माइनस एम, एम क्या है, विदेशी द्वारा भारत की सीमा के अंदर अर्जित आय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया, जीएनपी निकल के आ गया। अब देखिए जीएनपी में से अगर हम माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास को, तो क्या आ जाएगा, एनएनपी आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, दो टर्म और हम डिस्कस करेंगे, एक है फैक्टर कॉस्ट और एक है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट, जैसे कि 10 पेन बनाने में अगर 200 रुपये लग रहे हैं, तो एक पेन बनाने में कितने रुपए लग रहे हैं, 20 रुपये लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट निकल कर आई। यहाँ पर इसके अंदर देखिए कोई भी टैक्सेस इंक्लूड नहीं है, कोई भी प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट, तो उसे क्या बोलेंगे हम, फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। क्लियर हुआ। मार्केट प्राइस क्या हो गई, जो प्रोडक्ट हमारा रेडी हुआ है, ठीक है, उसके अंदर टैक्सेस जुड़ गया, प्रॉफिट जुड़ गया और मार्केट के अंदर चला गया सेल होने के लिए। जिस प्राइस पे वो मार्केट में बिक रहा है वो क्या हो गया, हमारा मार्केट प्राइस हो गया। समझ में आया। देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसी से गवर्नमेंट को पता चलता है। जैसे कि इसको एग्जाम्पल से समझिए कि एक टोल टैक्स है, वहाँ से गाड़ियाँ निकलती है, तो वहाँ पर टोल टैक्स देते हुए निकलती है, तो गवर्नमेंट को पता चलता है कि कितनी गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस हुई है, ठीक है। अगर किसी रोड पे टोल टैक्स नहीं होगा तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से कितनी गाड़ियाँ क्रॉस हुई है। तो गवर्नमेंट अगर प्रोडक्ट में देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड नहीं करेगी तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट बिका है कि नहीं बिका है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि कोई सामान बिका है। क्लियर। तो ये दोनों टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब जो बिल्कुल एक्चुअल कॉस्ट है, प्लस जब इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दिया जाता है और प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है, तो ये क्या हो गया, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अभी हमने डिस्कस करा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब एक्चुअल कॉस्ट, प्लस इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दिया, प्लस इसके अंदर प्रॉफिट ऐड हो गया, तो क्या बन गया, ये एनएनपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर। अब यहाँ से देखिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाता है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस इसके अंदर सब्सिडी ऐड कर लेते हैं, सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सब्सिडी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू निकली है यही हमारी नेशनल इनकम है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, एग्जाम में देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की, पर कैपिटा इनकम। ये भी आपको देखिए सुनने को मिलता होगा, तो इसको भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो जो अभी हमने डिस्कस करा है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब राष्ट्रीय आय को जब हम जनसंख्या से मतलब पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो उस देश की निकल जाती है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। तो अगर हम देखिए 2019-20 की बात करें भारत में, तो यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी है, लगभग है 1,35,000 के आसपास पर एनम। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देखिए गोवा जो है वो पर कैपिटा इनकम में भारत में सबसे पहले नंबर पर आता है। वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो 4.5 लाख के आसपास है।
और भारत में देखिए वह राज्य जहाँ पर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है वो कौन सा है, बिहार है। वहाँ पर देखिए 43,000 है प्रति व्यक्ति आय। क्लियर हुआ। भारत में देखिए कितना है, 1,35,000 समथिंग समथिंग पर एनम, ये प्रति व्यक्ति आय। और अगर हम देखिए यूएसए की बात करें तो वहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी है, 32 लाख है। तो आप भारत और यूएसए को देखिए कंपैरिजन कर सकते हैं कि भारत में एक व्यक्ति की औसतन देखिए आय कितनी है, 1,35,000 के आसपास, और यूएसए में देखिए कितनी है, 32 लाख के आसपास। तो कितना डिफरेंस है। इस डिफरेंस को कम करने में पता नहीं कितने साल लगेंगे। खैर ये हमने डिस्कस करा अच्छे से प्रति व्यक्ति आय को। इसमें लास्ट में देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, सीएसओ जो होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, साल में 4 बार जीडीपी का आकलन करता है। ध्यान रखिएगा, यानी हर तिमाही में जीडीपी का आकलन करता है सीएसओ। ओके, तो ये देखिए हमने जीडीपी और भारत के नेशनल इनकम वाला टॉपिक जो है अच्छे से डिस्कस करा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई होप आपको ये पूरा सेशन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं से कहीं तक देखिए कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको इस टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह मेहनत अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।